सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। यहाँ विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और उन्होंने राजधानी दमिश्क को अपने नियंत्रण में ले लिया है। खबर है कि बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। विद्रोहियों ने देश के रक्षा मंत्रालय पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पब्लिक रेडियो और टीवी बिल्डिंग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद विमान में सवार होकर किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। सेना से भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने पूरे सीरिया पर कब्जे की घोषणा की है। इन सब के बीच अब लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है एचटीएस और कौन है इसका मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसने सभी बंदूकधारी विद्रोहियों को एक साथ किया और राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया। सीरिया में जिस विद्रोह गुट ने पूरे देश पर कब्जा जमाया है और राष्ट्रपति बशर अल असद को भागने के लिए मजबूर किया, उसका नाम हयात तहरीर अल शाम है। ये गुट लंबे वक्त से बशर अल असद सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। ये कभी आतंकी संगठन अल कायदा की शाखा रहा है। हालांकि 2016 में इस संगठन ने खुद को अल कायदा से अलग कर लिया था। एचटीएस का नेतृत्व अभी अबू मोहम्मद अल जुलानी के पास है, जो बेहद कट्टरपंथी माना जाता है। पश्चिमी देश एचटीएस को एक आतंकी संगठन मानते हैं। हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी खुद को एक इस्लामिक नेता बताता है, लेकिन वो खुद के आधुनिक होने का दावा भी करता है। जब जुलानी ने एचटीएस को अल कायदा से अलग किया था, तभी से ही इसका मकसद सीरिया की सत्ता से बशर अल असद सरकार को हटाना था। अबू जुलानी का जन्म 1982 में हुआ था। उसकी परवरिश सीरिया की राजधानी दमिश्क के माजे इलाके में हुई। जुलानी के परिवार का ताल्लुक गोलान हाइट्स इलाके से है। कई इंटरव्यू में वो दावा कर चुका है कि उसके दादा को वर्ष 1967 में गोलान हाइट्स से भागना पड़ा था। तब यहाँ इजराइल का कब्जा हो गया था। जुलानी ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम अपने उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो हमारी क्रांति का लक्ष्य इस शासन को उखाड़ फेंकने का है। उस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना हमारा अधिकार है। 2016 में अल कायदा से नाता तोड़ने के बाद से जुलानी ने खुद को ज्यादा उदारवादी नेता के रूप में पेश किया है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश अब भी एचटीएस को एक आतंकी संगठन मानते हैं। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अल कायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अल कायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। सवाल है कि क्या एक तानाशाह के जाने के बाद दूसरा तानाशाह सीरिया की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है? सुनिए विदेश मामलों की जानकार खमर आगा का क्या कहना है। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है। और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे।
अब देखना ये है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूँ कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं मगर ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक नजर आता है। दरअसल विद्रोहियों के डर से राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। खबर है कि राजधानी दमिश्क से निकलने के बाद उनका विमान रडार से गायब हो गया। विद्रोहियों की घेराबंदी के बाद राष्ट्रपति असद दमिश्क से विमान IL-76T से निकले थे। ऐसी खबर आ रही है कि जिस विमान से असद भाग रहे थे वो 500 मीटर ऊपर क्रैश हो गया। खबर यह है कि सीरियाई राष्ट्रपति का विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही रडार से गायब हो गया था। रडार से गायब होने के बाद उनका विमान एक हादसे में क्रैश हो गया। बता दें कि असद का परिवार पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि विद्रोहियों ने ही उनके विमान को निशाना बनाकर क्रैश किया। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते।